ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए आगामी बजट से कृषि और पशुपालन क्षेत्र की अपेक्षाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते सालों में तकनीकी रूप से कृषि और पशुपालन क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए और किसानों की आय में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं बनाई गई। अगर हम आज का जो इकोनॉमिक सर्वे है उस पर भी हम थोड़ा ध्यान दें तो उसमें हम पाते हैं कि जो बीते सालों में सरकार की योजनाएं हैं उनके फलस्वरूप हम देख रहे हैं कि लाइव स्टॉक और कृषि क्षेत्र में काफी निर्यात में और प्रोडक्शन में लाभ होता हुआ नजर आया है। चाहे वो पीएम किसान योजना हो जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसानों के खाते में पैसा भेजा गया हो, या फिर पशुपालन के क्षेत्र में पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसे कदम हो। हरवीर सिंह जी, अगर हम पिछले बजट का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि वित्त मंत्री द्वारा पिछले बजट में जो सरकार की योजनाएं हैं उन्हें विस्तार दिया गया था और 16 बिंदु प्रस्तुत किए गए थे जो इस बात पर जोर देते हैं कि कृषक सिर्फ फसल उपजाने वाला न रहे बल्कि तकनीकी रूप से सशक्त हो और बाजार तक उसकी पहुंच हो। तो ये आने वाला बजट है, इसमें हम कृषि क्षेत्र से खासतौर पर क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं? एग्रीकल्चर सरकार की जो सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं उनमें से शुमार होता है और इसमें क्योंकि देश की इतनी बड़ी आबादी कृषि के ऊपर निर्भर करती है, अभी भी 50% से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो उससे भी काफी ज्यादा आबादी हमारी शामिल है। कृषि में अच्छा होता है तो उन सबका जीवन स्तर सुधरता है और ग्रामीण जो आधारभूत ढांचा है वो भी बेहतर होता है। जैसे पिछले बजट में 16 पॉइंट एजेंडा फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और अच्छी बात यह है कि ये तमाम इस वक्त जो हमने कोविड महामारी के चलते जो डी ग्रोथ देखी अपनी इकोनॉमी में, उसके मुकाबले एग्रीकल्चर सेक्टर 3.4% की दर से सकारात्मक रहा। तो इसका मतलब ये है कि इस सेक्टर ने बहुत बड़ा योगदान किया अर्थव्यवस्था में इस बार और लोगों को उनका जीवन स्तर बरकरार रखने में मदद की। सरकार ने पशुपालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए कई लक्ष्य तय किए हैं। जैसे कि अगर हम पिछले बजट से उदाहरण लें तो 2025 तक जो दूध का प्रोसेसिंग प्रोडक्शन है उसकी क्षमता को 53 मिलियन मैट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन मैट्रिक टन यानी लगभग दोगुना करने का लक्ष्य है। इसी तरह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को बढ़ाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार द्वारा जो लाइव स्टॉक क्षेत्र को और अधिक रोजगार परख बनाए जाने के ये जो कदम है, इनसे हम आगे चलकर आने वाले समय में कैसे आशा रख सकते हैं कि आगे ये क्षेत्र बढ़ेगा और आने वाले बजट में इस क्षेत्र को लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है आपकी नजर में? रोजगार के अवसरों की बात देखें तो सिर्फ फसलों के माध्यम से ये नहीं हो सकता। जो नए सेक्टर उभर रहे हैं जैसे डेयरी है, फिशरीज है, उनमें काम करने की जरूरत है और उसी पर फोकस किया है। जैसे डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड बनाया गया क्योंकि उसी के जरिए जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी दोगुना करने का मकसद है वो हासिल होगा। फिर जो पशुपालन करने वाले लोग हैं उनको किसान क्रेडिट कार्ड की तरह से क्रेडिट सस्ता जो कर्ज है वो उपलब्ध कराने की बात है और इसका जो वैल्यू है वो फूड ग्रेन का टोटल वैल्यू से ज्यादा हो गया है। इसका मतलब जो लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है डेयरी के जरिए वो फसलों से भी ज्यादा हो गया है, खासतौर से खाद्यान्न फसलों से। तो इसमें संतुलन की जरूरत है, इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है और जो लोग उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको बराबरी सुविधाएं दें और उनमें हम निवेश बढ़ाएं। तो इसी को फोकस करके ये सब कदम उठाए गए थे और इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। और मेरे ख्याल से जब हम कहते हैं वैल्यू एडिशन की बात, वैल्यू एडिशन के जरिए जो ज्यादा पैसा किसानों के हाथ में आ सकता है उसके लिए ये इस तरह के सेक्टर ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले हैं। किसानों के लिए सरकार 2-3 परियोजनाओं पर आने वाले समय के लिए बहुत प्राथमिकता दे रही है। एक तो मैं जिक्र करना चाहूंगा पीएम कुसुम योजना का। इस योजना में किसानों को सोलर पंप सरकार द्वारा वितरित किए जाते हैं, उसमें सब्सिडी दी जाती है जिससे न सिर्फ किसान को एक सतत सिंचाई की सुविधा मिलती है बल्कि किसान बिजली उत्पादक बनता है और उससे किसान की आय में वृद्धि होती है। तो ऐसी जो ये परियोजनाएं हैं ये किस तरह से आगे चलकर कृषि क्षेत्र को और तरक्की देने में अपना योगदान दे सकती हैं? सिंचाई का क्षेत्र है कृषि का, जो हमारा वेरिएबल लैंड है, जो खेती योग्य भूमि जो है हमारी, उसका 50% से भी कम हिस्सा हमारा सिंचित है। अब हमें इसे बढ़ाना है और इसको बढ़ाने के लिए अलग अलग कदम उठाने हैं। कई वाटरशेड जो मैनेजमेंट है उसके जरिए करना है और कई सोलर पंप के जरिए करना है। सोलर पंप में जो यूनिट सेटअप की जाती है उसमें जब आप सिंचाई करते हैं तो उसका इस्तेमाल होता है। बाकी टाइम में जो बिजली जनरेट करता है उसको हम ग्रिड को बेच सकते हैं। तो किसान को वो एक तरफ सिंचाई की सुविधा देता है, दूसरे उसको आय का भी एक विकल्प देता है रेगुलर। और इसके साथ ही जो ये ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है जो कि ग्रीन एनर्जी का हिस्सा है,
उसमें बढ़ोतरी करता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है किसान के लिए बेहतर है और इसमें क्योंकि सब्सिडी काफी मिलती है ये सोलर पंप लगाने में, तो इसका दायरा जितना बढ़ेगा उतना बेहतर होगा। और इसी तरह से एक और परियोजना ई मार्केटिंग कृषि क्षेत्र में संभव हो पाए, इसके लिए सरकार ने ई नाम यानी कृषक अपनी फसल सीधे सही दाम उनको मिले, इसलिए वो अपनी फसल इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में बेच सकते हैं। न सिर्फ इस परियोजना से सरकार का मानना है कि पारदर्शिता आएगी, बल्कि कृषकों को अपनी फसल का सही दाम मिलेगा। तो ऐसी परियोजनाएं कितनी कारगर साबित हो सकती हैं? बजट में आने वाले समय में इन परियोजनाओं को सरकार और तरक्की देने के लिए कैसे देखेगी? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जिसे ई नाम कहते हैं, उसको अगर हम कामयाब कर लेते हैं तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा भी है कि अगर ई मार्केट के माध्यम से किसान तमाम सारे जो खरीदार हैं उनसे जुड़ जाए और अपनी फसल को वहां बेचे, क्योंकि वहां पे क्वालिटी असेसमेंट होगा, उस ग्रेडिंग और क्वालिटी के हिसाब से उसका दाम तय होगा और जो खरीदार हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे हैं वो उसके लिए बिड कर सकेंगे। तो जो बेहतर दाम देगा उसको किसान अपनी फसल बेच पाएगा और वो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नए जो तमाम सारे जो ग्राहक हैं उनसे जुड़ पाएगा। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अनुदान दिया है। मेरे ख्याल से इसमें और बढ़ोतरी करना चाहिए और वहां पर क्वालिटी असेसमेंट की जो लैब हैं उनकी क्षमता बढ़ानी चाहिए, जिससे कि किसानों को कम समय में उनका जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता का पता लगे और जो खरीदार है उसको भी पता लगे, जिससे कि दाम का आकलन ठीक हो और ये सौदे तेजी से हो सके और उसमें ज्यादा जो फसलें हैं उनको उस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। ऐसा लगता है कि जरूर इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस बजट में उठाए जाएंगे और जो छोटे किसान हैं उनको आय के और कैसे सुनिश्चित किया जाए उस पर कुछ कदम हमें देखने को मिल सकते हैं इस बजट में। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या जो फसलें हैं उनके आवागमन के लिए सरकार द्वारा कुछ पहले कदम उठाए गए हैं, जैसे कि किसान रेल का हम उदाहरण ले सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फसलों के या डेयरी प्रोडक्ट्स के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए कृषि उड़ान परियोजना सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम रही है, जो आयात निर्यात को और पुख्ता बनाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ये कितने महत्वपूर्ण हैं? इस बार हमारा कृषि निर्यात काफी बढ़ा है। हमारा जो शुगर का एक्सपोर्ट करीब 6 मिलियन टन हुआ है, इस बार भी इतना ही लक्ष्य रखा है। चावल का निर्यात काफी बढ़ा है। हमारा जो ये मीट प्रोडक्ट्स हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, उनका निर्यात काफी अच्छा बढ़ा है। तो इसके लिए एक ऐसा स्टेबल पॉलिसी और इंसेंटिव्स होने चाहिए जिससे कि हम इसको बरकरार रखने के साथ साथ इसमें ग्रोथ ला सकें। उसका ये फायदा होगा कि हमारे पास उत्पादन काफी ज्यादा है और अभी दुनिया में जो कृषि उत्पाद है उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। तो इस बढ़ते हुए मार्केट में हम लोग हमारे जो उत्पादक हैं उनको बेहतर दाम दिलाने में कदम उठा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए इस पर काफी फोकस करने की जरूरत है निर्यात प्रोत्साहन के लिए। आखिरी टिप्पणी आपकी मैं जैविक खेती पर भी चाहूंगा, क्योंकि सरकार का जोर है कि जैविक खेती को प्रोत्साहन मिले और हमने देखा भी है कि पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती के मामले में काफी कुछ किया गया है और सरकार का बल ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो भारत के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं वो बिकें और जिससे किसानों को लाभ भी हो। तो जैविक खेती को प्रोत्साहन देने को लेकर जो सरकार की अप्रोच है वो कितनी महत्वपूर्ण होगी आगे आने वाले समय में कृषि क्षेत्र के लिए? हम लोग ज्यादातर उत्पादों में कुछ उत्पादों को छोड़ दें, तिलहन वगैरह को, बाकी में हमारी आत्मनिर्भरता है वो है। अतिरिक्त हमारे पास स्टॉक्स हैं। लोगों में धीरे धीरे रुझान हो रहा है कि उनका जो भोजन है वो ज्यादा पोषक हो, उसकी गुणवत्ता बेहतर हो और उसके लिए ऑर्गेनिक जो उत्पाद हैं उसके लिए लोग पैसा देने को तैयार हैं। जैसे कुछ राज्य तो पूरी तरह ऑर्गेनिक हो गए, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ राज्य, तो उसके लिए बाजार उपलब्ध है और एक अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में जो ओवरऑल हमारा कृषि उत्पादन है उसका एक बड़ा हिस्सा 10-12% तक का हिस्सा ऑर्गेनिक हो जाएगा। उसकी मांग उस अनुपात में बढ़ रही है। ये आमदनी बढ़ाने का एक नया विकल्प है, उसमें और हम लोग इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। साथ ही किसानों के लिए जो प्रक्रिया है उसको सर्टिफाई करने की, उस सब को थोड़ा सा और ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि जो लोग इस दिशा में जाना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता आसान हो जाए। जो आगामी बजट है हम उम्मीद करते हैं कि जो योजनाएं हैं उन्हें विस्तार तो मिलेगा ही। कृषि और पशुपालन क्षेत्र को उन्नत बनाने की दिशा में सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हों। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बजट से कृषि और पशुपालन क्षेत्र की अपेक्षाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।